नमस्कार। आज हम सब कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। तो आइए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को करते हैं। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका उत्तर होगा, देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहदाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। फादर का व्यक्तित्व भी जिस तरह देवदार का वृक्ष बहुत छायादार और घना होता है, लंबा होता है, तो फादर का व्यक्तित्व भी उसी तरह था। वो लोग अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे, उन्हें दुखी लोगों को अपने जो सांत्वना के वचनों के द्वारा उन्हें उनके दुख को कम करते थे, लोगों के मन में शीतलता प्रदान करते थे। इसीलिए फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी सबको लगती थी। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? हम सभी पाठ में पढ़ चुके हैं कि फादर बुल्के बेल्जियम के रैम्सचैपल में रहते थे, लेकिन वो अपना देश छोड़ करके भारत में आकर के बस गए थे। फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए थे। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। वो भारत को पूरी तरह से अपना देश मान चुके थे। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे और यहाँ के लोगों के साथ भी वो उनके आत्मीय संबंध जुड़ चुके थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह से आत्मसात कर चुके थे। आत्मसात मतलब अपने अंदर समाहित कर चुके थे, वो अपना चुके थे भारत की पूरी सांस्कृतिक परंपराओं को। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए। फादर बुल्के ने हिंदी को राष्ट्रभाषा में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए तथा हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी रूपांतरण भी किया, उनका अनुवाद भी किया। ब्लू बर्ड और बाइबिल का हिंदी में रूपांतरण किया। वो हिंदी की समृद्धि के लिए, यानी लोग पढ़ सकें, हिंदी वाले लोग भी इन पुस्तकों को पढ़ सकें, इसलिए उनका हिंदी रूपांतरण भी किया। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे, यानी सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। वो इस भावना को मानते थे, सभी को अपने परिवार की तरह मानते थे। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। कौन कौन से ऐसे प्रसंग हैं जिनसे पता चलता है कि फादर बुल्के को हिंदी से प्रेम था? तो इसका उत्तर होगा, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं। बहुत सारे प्रसंग आए हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वे वहाँ हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में शामिल होते हुए गंभीर बहस करते थे। पूरी तरह से जुड़े हुए थे हिंदी साहित्य से और वह हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते थे और गंभीर बहस करते थे। वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतर कर पहुँच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते थे। कहीं भी वो जाते थे तो साइकिल से जा रहे हैं तो लेखकों के पास पहुंच करके उनकी रचनाओं पर बातचीत करने लगते थे। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध प्रबंध भी किया था जिसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। इस पर उन्होंने शोध किया था और उनका शोध प्रबंध भी प्रकाशित हुआ था, राम कथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंक्षी के नाम से अनुवाद किया था। रामकथा उत्पत्ति और विकास पर उनका शोध प्रबंध प्रकाशित हुआ था और
एक नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंक्षी के नाम से अनुवाद भी किया था। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबिल का अनुवाद भी तैयार किया। फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वो चिंतित रहते थे कि हिंदी को किस तरह से राष्ट्रभाषा बनाई जाए। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी हो जाते थे। जब हिंदी भाषी लोग जब हिंदी की उपेक्षा करते थे तो उससे फादर को बहुत दुख होता था। इन सब बातों से पता चलता है कि फादर को हिंदी से बहुत प्रेम और लगाव था। चौथा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं इस तरह से। फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। चुंबकीय आकर्षण मतलब किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का उनका व्यक्तित्व था। वो किसी को भी आकर्षित कर लेते थे। तो अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता और अपनत्व की अमृतमयी भावना थी, यानी बहुत मिठास थी उनके अंदर। सभी के लिए ममता और अपनत्व भरा हुआ था। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। मानवीय करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी और उससे उनका व्यक्तित्व चमत्कृत होता था, चमकता रहता था। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। उनका देश, वो बेल्जियम से आए हुए थे लेकिन वो भारत को ही अपना देश मान चुके थे और इसी की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे, मतलब आगे रहते थे। वो चाहते थे कि हिंदी बहुत ही आगे बढ़े। उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया। फादर बुल्के अपने स्नेहीजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। उनका जो उनके संपर्क में जो लोग रहते थे उनके सुख दुख के बारे में सोचते थे, ध्यान रखते थे। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। किसी से भी वो रिश्ता एक बार बना लेते थे तो वो रिश्ता नहीं तोड़ते थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। यानी जब कोई दुखी होता था, अपने दुख में डूबा रहता था, तो वो जा करके उसे ढांढस बनाते थे, उसे सांत्वना देते थे और उसके दुख से निकालने का प्रयास करते थे। और लोगों का मन भी उनके जो शब्द थे उनसे सुन करके प्रकाशित हो उठता था, यानी उनका दुख थोड़ा कम हो जाता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। इसी कारण सभी लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, बहुत उनका मान करते थे। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भाव उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। सभी के लिए उनकी आंखों में वात्सल्य, यानी जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उसी तरह का प्यार उनके मन में, उनकी आंखों में तैरता रहता था और सभी से वो बहुत प्यार करते थे। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों का जो कष्ट है उनसे देखा नहीं जाता था। कोई भी दुखी है तो उसके दुख में जाकर के जरूर शामिल होते थे और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते थे। इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, क्योंकि वो किसी का भी दुख दूर करते थे और किसी के दुखों में शामिल भी होते थे। छठा प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक अलग नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? इसका उत्तर होगा, प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। जो सन्यासी एक बार सन्यास धारण कर लेते हैं उन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, किसी से वो कोई मतलब नहीं रखते हैं।
जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की। विपरीत यानी उसके उल्टा जो छवि प्रस्तुत की वो सन्यासियों के जो है छवि से अलग थी। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते थे। सन्यासी लोग किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन वो इसके विपरीत वो सभी के सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उससे कभी नहीं तोड़ते थे। जो रिश्ता उनका बन जाता था वो कभी टूटता नहीं था। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों को के घर आना जाना नित्य प्रति का काम था। जो उनके नज़दीकी लोग थे उनके घर भी आना जाना, उनके परिवार से भी मिलना जुलना वो करते थे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की है। इस आधार पर हम उन्हें सन्यासी नहीं कह सकते हैं। वो परिवार जैसा मान लेते थे। अपने जो नज़दीकी जो जान पहचान के लोग हैं उनके साथ पारिवारिक संबंध रखते थे और उनके साथ पारिवारिक जो रिश्ता बना लेते थे और उसी तरह का व्यवहार वो करते थे। इस प्रकार फादर बुल्के का जो है छवि एकदम अलग है, सन्यासियों से एकदम अलग छवि हम कह सकते हैं। 7वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका पहला ये देखेंगे, पहला आशय स्पष्ट करने का जो है, नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना। इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहाँ उपस्थित नम आँखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही को बर्बाद करना था। यानी इतने सारे लोग वहाँ उपस्थित हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। बहुत सारे लोग उपस्थित हो गए थे जो फादर की मृत्यु पर दुखी थे और उनके आंखों में आंसू आ गए थे। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है। यानी उतने लोग थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता है। दूसरा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती है, ठीक वैसे ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय भी हो जाती है। यानी लेखक जब भी उनको याद करते थे तो उनकी आंखें भर आती थी। फादर का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जैसा लगता था कि वो कोई उदास शांत संगीत सुन रहे हैं। रचना और अभिव्यक्ति से 8वां प्रश्न है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? इसका उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत के प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है इतनी संपन्न है कि उससे आकर्षित होकर के शायद बुल्के भारत आने का मन बनाए होंगे। 9वां है प्रश्न, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं? अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? इसमें हमें अपनी भावना लिखनी है कि हम अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं। इसका उत्तर होगा, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्सचैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। भारत आ गए थे फिर भी उन्हें अपनी जन्मभूमि रैम्सचैपल की याद आती थी। मनुष्य कहीं भी रहे परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियाँ हमेशा उसके साथ रहती है। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ है, यहीं पर हमारा पालन पोषण हुआ है। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहें परंतु
ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े।